वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे आपसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो सॉरी विंडोज 10 के जो पहले वर्जन था, जैसे विंडो 8 आई थी, उसमें IE11 यूज़ हुआ था और बाद में जब विंडोज 10 लॉन्च हुई तो उसमें उन्होंने उसको माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया, जो कि बेसिकली इंटरनेट ब्राउज़र ही है, लेकिन कुछ फीचर्स उन्होंने इसमें नए मुतारिफ कराए और ये बेसिकली IE11 से वर्किंग में फास्ट है। और जो हमारा पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो ईमेल होगा। ईमेल बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि ईमेल आप यूज़ भी करते हैं और ईमेल सेंड भी करते हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फीचर्स को, इसकी कुछ एडवांटेजेस को। इसको देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो बेसिकली डेवलप हुई, आप सारे जानते हैं, विंडोज 10 में लॉन्च हुई। इसका जो इंटरफेस था IE11 से वो सिंपल था और ये जो है वो इसकी जो ब्राउजिंग है वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी फास्ट है एज रिलेटेड टू IE11। डिफरेंसेस मैं आपसे शेयर करता चलूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज में क्या है, कि इसमें क्या किया इन्होंने, इसको सिंपलर कैसे किया कि इन्होंने एक टैब बनाई जिसका इसको इन्होंने नाम दिया हब का। उसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री, डाउनलोड्स और फेवरेट्स के तमाम जो सब टैब्स थे वो उनको शामिल किया। दूसरी जो डिफरेंस था, आप जब फर्स्ट टाइम IE11 या कोई और ब्राउज़र इसको ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, जैसे जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो एड्रेस बार आपको टॉप में मिलता है। इसका जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके मिडिल में मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में, वेयर टू नेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर के आप जो है आप इसके अंदर जैसे आप गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं और मिडिल में आपके पास एक एड्रेस बार आता है जिसमें आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आप उसको टाइप करते हैं, आपके पास वो रिजल्ट शो करता है। इसी तरह जो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उन्होंने भी वही वाली उसी तरह अपना जो एड्रेस बार है उसको मिडिल में ले आए हैं। जो भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे उसको आप वहीं पे आप इसको लिखेंगे। IE11 और माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या था कि जब आप नेविगेशन बटन्स आपके पास आते हैं जिसमें आप अपने जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जो पेजेस आपने एक ही पेज के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कोई गूगल खोला, फिर आपने CMS खोला, फिर आपने HUISS खोला, या आपने यूट्यूब ओपन किया और किसी टैब को ओपन किए बगैर या न्यू पेज को ओपन किए बगैर, तो उसमें आपके पास वो ड्रैग ड्रॉप की एक ऑप्शन देता था कि आप डायरेक्टली उस पेज के ऊपर क्लिक करते थे और आपके पास वो पेज खुल जाता था। इस तरह की ऑप्शन जो है वो उन्होंने रिमूव कर दी है माइक्रोसॉफ्ट एज में। वो अब आपको वो वाली ऑप्शन लास्ट सिर्फ IE11 में मौजूद थी। इसके अलावा इसका जो इंटरफेस है वो सिंपलर है और काफ़ी फास्टर है IE11 से माइक्रोसॉफ्ट। ओपन आप इसको कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा इन्होंने जो आइकन है विंडोज 10 में वो भी थोड़ा सा डिफरेंट किया है ताकि डिफरेंशिएशन आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके टास्क बार में मौजूद होगी उसका एक ऑप्शन, या आप इसको जो है जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी, या आप जो है वो विंडोज़ के जो आपका आइकन आपके उसके ऊपर मौजूद है, आपके कीबोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से जो है वो आप सकते हैं। आप जब इसके अंदर इसको नेविगेट करना चाहते हैं, मैं इसके अंदर तो आपके पास वेब वेब एड्रेस में आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप जो है वो पेज को जो है वो बैक पेज पे जा सकते हैं, अगले पेज पे जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो इस आपके पास जो सर्च हिस्ट्री थी एक ही पेज के अंदर वो आपके पास यहाँ पे आपके पास वो इस तरह ओपन होगी। और इसके अलावा आप कोई टैब ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जस्ट उसको क्लिक करें, आपके पास न्यू टैब खुल जाएगी, या आपके पास जो है वो कंट्रोल T आप ऑप्शन यूज करेंगे तो आपके पास न्यू टैब खुल जाएगी।
जो न्यू टैब भी आप देख रहे हैं तो वो भी जो खुलेगी या न्यू विंडो जो खुलेगी वो उसका जो एड्रेस बार होगा वो उस पेज के मिडिल में आएगा। इसके अलावा आप स्विच कर सकते हैं टैब्स के अंदर। आप मल्टीपल टैब्स के ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके अंदर जैसे इंटर एक्सप्लोरर आपको अलाउ करता था, HBI आपको अलाउ करता है, और आप जो है वो स्विच कर सकते हैं टैब के बीच में। इसके अलावा आप टैब्स को मूव भी कर सकते हैं। आप टैब को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो आप माउस लेकर आए, वहाँ पे क्रॉस के साइन को क्लिक करेंगे, वहाँ से आपकी जो टैब होगी वो क्लोज हो जाएगी। या आप कंट्रोल W के साथ आपका जो करंट टैब होगा वो क्लोज। आप कोई लिंक खोलना चाहते हैं न्यू टैब के अंदर, कोई वेबसाइट के अंदर आप जो है वो ब्राउजिंग कर रहे थे और उस ब्राउज़र के अंदर उस पेज के अंदर आपको कोई चीज़ पसंद आई तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, आप उसका न्यू टैब के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास न्यू टैब जो है वो खुल जाएगी। अगर आप उसको न्यू विंडो के अंदर खोलना चाहते हैं कि वो अलग विंडो के साथ अलग पेज के साथ आए तो वो न्यू विंडो को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास की सूरत में वो खुल जाएगी। इसके अलावा जैसे आपसे मैंने जिक्र किया कि आप टैब्स को मूव करना चाहते हैं, आप उनको सीरियल वाइज करना चाहते हैं, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं अपनी सर्च हिस्ट्री को, तो आप टैब्स को मूव। आप चाहते हैं कि आपका जो टैब है वो पुल आउट करना चाहते हैं और वो न्यू विंडो की सूरत में आपके पास आए। जो कि आपके पास टैब था आप उसको बाद में देखना चाहते हैं, उस पेज के अंदर आप नहीं देखना चाहते हैं, तो जस्ट उस विंडो के ऊपर उस टैब के ऊपर आप क्लिक करें और उसको जो आपका जो माउस होगा उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं या नीचे की तरफ ले जाएं, दाएं बाएं ले जाएं, तो वो आपका आप देखेंगे कि वो जो टैब है वो उस लिस्ट में से वो रिमूव हो जाएगी। और आप जब जैसे ही अपना माउस का जो क्लिक है आप उसको रिलीज करेंगे तो वो आपके पास न्यू विंडो की ऑप्शन में। ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसे हर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हर जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या आपके पास कोई और एक्सप्लोरर आप यूज करें जैसे ओपेरा है और गूगल है या आप गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है, तो वो आपकी जो हिस्ट्री है वो उसको उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फर्दर जो डिलीशन का प्रोसेस है वो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान फर्दर डिटेल में डिस्कस कर। आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को अगर देखना चाहते हैं तो आप हब के ऊपर क्लिक करेंगे, जो 3 लाइन बनी हुई है उसके ऊपर आएंगे, घड़ी का निशान बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगी और आपकी जो रीसेंट हिस्ट्री होगी वो आपके पास मौजूद होगी। आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास वो डेट वाइज भी मौजूद होगी, आपके पास वीक वाइज भी होगी, मंथ वाइज भी होगी। और आप सिंपली वहाँ पे जाके कोई अपनी हिस्ट्री में जो पेज आपको भूल चुके हैं, आपको उसका लिंक नहीं पता, तो आप अपनी हिस्ट्री में जाएं, उसके अंदर आपकी वो हिस्ट्री मौजूद होगी, उस पेज के ऊपर आप क्लिक करें और उस वेबसाइट को आप रीयूज करें। यहाँ जैसे आपके पास लास्ट आवर की हिस्ट्री दिखाई दे रही है स्लाइड में, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो ब्राउजिंग एज है आई की तरह ये भी PDF और MP3 फाइल्स और वीडियो फाइल्स जो है वो प्ले कर सकता है इन इट सेल्फ। लेकिन आप किसी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको परमानेंटली अपने पास सेव रखना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो डाउनलोड फोल्डर्स में आपके कंप्यूटर के सेव हो जाएगी। आप कोई फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, उसको सेव टारगेट एज करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी और उसका नाम आएगा। आप उसकी अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज करके आप उसको, और जब सेव करेंगे तो आपके पास वो सेव आ जाएगी। ये एड्रेस बार के ऊपर ही टास्क बार के ऊपर ही आपके पास एक विंडो और छोटी सी ब्राउज़र के अंदर खुलेगी। आप उसको ओपन करें, ओपन फोल्डर करें या उसके जो डाउनलोड्स आपने कितने किए आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको यूज़। आप अपने डाउनलोड्स को अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास आप हब के ऊपर क्लिक करेंगे और हब के अंदर जो है आपके पास
एक निशान बना हुआ है डाउनलोड का, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास जो आपकी डाउनलोड्स की लिस्ट है वो आपके पास आ जाएगी। और अगर आप उसको ओपन भी करना चाहते हैं तो आप उसको रीडिंग रिव्यू बेसिकली ये एक फीचर है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट नोट आप पढ़ना चाहते हैं एक वेब पेज के अंदर, और आप चाहते हैं कि उस वेब पेज के ऊपर जो एड्स हैं, बैनर्स हैं या नेविगेशन बटन्स हैं वो रिमूव हो जाएं, ताकि आप इजीली एक अच्छे तरीके के साथ उस आर्टिकल को पढ़ सकें और उसको समझ सकें। तो आप जो है ऑप्शन मौजूद है उस लिंक के साथ, यहाँ पे एक बुक बनी हुई है, बुक का ऑप्शन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक तमाम जो एनिमेशंस होंगी, तमाम एड्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और वो हट जाएंगे। कस्टमाइजिंग एज, आप चाहते हैं कि आप जो है वो इसको एज अ होम पेज बनाएं। अगर आप स्पेसिफिक पेज उसके ऊपर आप लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप मोर के बटन में जाएंगे, सेटिंग्स के ऊपर आएंगे, वहाँ पे एज अ स्पेसिफिक पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे कि आप अगर उसको एज अ MSN लेकर आना चाहते हैं, बिंग लेकर आना चाहते हैं, या आप जो है वो कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो आपके पास ओपन होगी। वहाँ पे आप google.com लिखें, एक प्लस का साइन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक के पास गूगल जो है वो ओपन हो जाएगी। आप अगर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाहते हैं एज का, अब वैसे तो ये विंडोज़ 10 में एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ही आता है, लेकिन अगर आपने कोई और ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल किया है, जैसे फायरफॉक्स आपने यूज़ कर रहे हैं या क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप दोबारा चाहते हैं कि आप एज को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपने विंडोज़ के अंदर जाके सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी डिस्प्ले की, डिस्प्ले को आप सिलेक्ट करेंगे। वहां से आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप्स का, डिफ़ॉल्ट ऐप्स का सिलेक्ट हो जाएगा तो वहां पे आपके पास जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स आएंगी। वहां पे आप ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड ही होता है विंडोज 10 के लिए। उसको आप सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वो आपके पास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज दोबारा से एज अ वेब डिफ़ॉल्ट आपका वेब ब्राउज़र, और आपकी जो पिछले जो पिछला आपका ब्राउज़र था उसका तमाम डाटा जो है वो ऑटो शिफ्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ। आपको अपनी सेटिंग्स और आपकी जो पासवर्ड्स आपने सेव किए हैं या कोई और चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं तो वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएंगी। आप जो है क्या करना चाहते हैं कि आप उसकी थीम चेंज करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो एज है वो आपको दो थीम्स की इजाज़त देता है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है, सॉरी इंस्टॉल्ड होती है, आप उसमें फर्दर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दो थीम आती हैं आपके पास, लाइट और डार्क। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेंगे तो वो आपके पास लाइट थीम में आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप डार्क थीम को यूज़ करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि मोर के बटन को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, थीम के ऑप्शन को चूज करेंगे और लाइट या डार्क को सिलेक्ट करेंगे तो वो आप जब दोबारा से विंडो आप जो एज ओपन करेंगे तो वो नए आपके पास आएगा। आप सेटिंग्स में गए, आपके पास लाइट था, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने डार्क को सिलेक्ट किया, तो जब डार्क को सिलेक्ट करेंगे आपके पास जो ब्राउज़र था वो आपका डार्क थीम में आ जाएगा। आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि इंस्टॉल करना चाह रहे हैं एज के अंदर, ताकि आपको कोई और ऐप वगैरह आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, बेसिकली एक्सटेंशन एक ऐप की सूरत में आता है, ताकि आपको दोबारा बार बार जाके उस ब्राउज़र को या उस ऐप को या उस चीज़ को लिखना ना पड़े और उसको यूज़ ना करना पड़े। तो मुख्तलिफ एक्सटेंशन जो होती हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं एक्सटेंशन की सूरत में, तो आप क्या करेंगे, मोर के बटन को सिलेक्ट करेंगे, आप जो है वो एक्सटेंशन के स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आप उस ऐप को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वो सिलेक्ट होगा के पास, तो आपके पास वो आएगा एज अ फ्री बटन का एक ऑप्शन होगा,
अगर तो वो पेड ऐप आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू पे, अदरवाइज अगर वो फ्री है तो फ्री बटन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि लॉन्च के बटन को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि वो एक्टिवेट हो हमारे पास एक्सटेंशन, तो वो क्या करेंगे, आप टर्न इट ऑन के बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप टर्न इट ऑन के बटन को सिलेक्ट करेंगे तो तब वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। वो जब तक आप टर्न इट ऑन का बटन जो है वो पुश नहीं करेंगे, उसको क्लिक नहीं करेंगे, तो वो आपके पास डाउनलोड की सूरत में तो मौजूद होगा लेकिन इंस्टॉल्ड सूरत में आपके पास। आप जो है किसी वेबसाइट को अपना फेवरेट करना चाह रहे हैं तो जैसे IE11 में आपके पास स्टार का बटन था, इसी तरह इसमें भी आपके पास स्टार का बटन है। आप स्टार के बटन को क्लिक करेंगे और किसी स्पेसिफाइड फोल्डर में आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास एक लिस्ट आएगी फोल्डर्स की, आप उसमें उसको ऐड करें, उसको सेव इन करें और वो जो वेबसाइट है वो आपके पास सेव हो जाएगी। आप अपने फोल्डर्स को मैनेज करना चाह रहे हैं फेवरेट के, तो आप क्या करेंगे कि आप हब के बटन को क्लिक करेंगे, वहां पे आपके पास फेवरेट का टैब आएगा। टैब के अंदर आपके पास अगर वो कोई फोल्डर अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, तो आप क्या करेंगे, एक फोल्डर अपना नया बनाएंगे। आप उसको नेम, उसको कोई नाम देंगे, उसको इंटर बताएंगे और आपके पास वो जो फोल्डर है वो आपकी फेवरेट मेन्यू में आ जाएगा। और जो वेबसाइट है आप जो आप उस फोल्डर के अंदर सेव करना चाह रहे थे, तो दोबारा से स्टार का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ड्रैग डॉप मेन्यू में एक फोल्डर्स की लिस्ट आएगी, उस फोल्डर्स में आप जो है उसके ऊपर क्लिक करें और आप उसमें अंदर उसको सेव करें। जैसे अभी यहाँ पे आपने आपको क्लिक किया और आप जो है वो अपने अपने पास नया फोल्डर उसको नाम देंगे और उसके अंदर अपना जो वेबसाइट थी वो आपने आप अगर आपके पास जो फेवरेट्स की लिस्ट थी, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ जो जो आपका फोल्डर था आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, या लिंक के अंदर जो लिंक था वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने कोई लिंक डिलीट करना है तो किसी फेवरेट्स के बटन में जाके फोल्डर के अंदर जाके उस लिंक को ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास उसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फोल्डर डिलीट करना है तो फेवरेट्स के बार के अंदर आप आए, आपके पास तमाम लिस्ट आएगी फोल्डर्स की और फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप उसको प्राइवेसी सेटिंग्स जो है वो आपको IE11 की तरह प्राइवेसी सेटिंग्स की इजाज़त देता है। आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मोर के बटन को क्लिक करेंगे, तीन डॉट्स को, उसके सेटिंग्स के अंदर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और व्यू एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आपकी प्राइवेसी वो ओपन हो जाएंगी। आप आए मोर सेटिंग्स में आए, आप सेटिंग्स के अंदर आके आपने व्यू एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको एंड में मिलेगा। उसके बाद आपके पास आपकी जो प्राइवेटी सेटिंग्स हैं आप वहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि आपको ऑटो ऑप्शन की देता है, आप जो है वो पासवर्ड्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और आप असिस्टेंस भी एज पे ले सकते हैं, जो कि विंडोज 10 का बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप जो है रिमूव करना चाह रहे हैं हिस्ट्री, कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप हब के बटन में आएंगे, हिस्ट्री के बटन को क्लिक करेंगे और आपके पास किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को डिलीट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, उसको आप डिलीट को यूज़ करेंगे और डिलीट करने के बाद आप उसको आप अपनी तमाम ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप हब के बटन को क्लिक करेंगे, हिस्ट्री के टैब के ऊपर आएंगे और सिलेक्ट क्लियर ऑल हिस्ट्री का ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो डिलीट होगी, लेकिन वहाँ पे आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। वो आपसे पूछेगी कि क्या मैं आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करूं, तो जब आप उसको चेक अनचेक करेंगे तो आपके पास तमाम ब्राउजिंग जो विंडो कौन सी होगी आपके पास, वो आपके पास ये वाली कि आपके पास आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी कुकीज, आपके कैश डाटा, डाउनलोड हिस्ट्री
वो सारी चीज़ें जो है वो, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो अनचेक होती हैं, जैसे फ्रॉम डाटा, पासवर्ड और कुछ और ऑप्शन होंगे, वो ये एज आपको सिलेक्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट करें तो आप शो मोर के ऑप्शन में जाके आप उसको चेक एंड चेक कर सकते हैं। जब क्लियर का बटन दबाएंगे तो वो डाटा आपका क्लियर हो। प्राइवेट ब्राउजिंग, आप प्राइवेट ब्राउजिंग IE11 में भी मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट ब्राउजिंग तब यूज होती है कि आप चाहते हैं कि आपका एक सिस्टम के अंदर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं और आप जो आपकी हिस्ट्री है वो उसके अंदर सेव ना हो, तो आपके पास आप प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग बेसिकली आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उसको सेव नहीं करता। आप मोर बटन पे आएंगे, न्यू इन प्राइवेट विंडो को ओपन करेंगे। जब उसके अंदर आके आप उसको क्लिक करें, नई एक विंडो ओपन होगी और उसकी एक ऑप्शन है कि इसके राइट कॉर्नर में आपके पास एक ब्लू कलर का एक आइकन शो होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, जो कि ऑप्शन आपको शो करता है कि ये प्राइवेट ब्राउजिंग है। प्लीज नोट, मैं यहाँ पे ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये IE11 है या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है या गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है या कोई और ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये आपके जो हिस्ट्री है और जो उस सेशन की कुकीज हैं उसको सेव नहीं करता, लेकिन ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर नहीं करता। ये सिर्फ, ये प्लीज इसको नोट डाउन कर लें कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी हिस्ट्री को सेव नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, email basically is a electronic email transferred over a network from one user to another। ईमेल से आप सब वाकिफ हैं। इसकी जब लैब हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे जूम सेशन के अंदर या लाइव सेशन के साथ, अल्लाह करें कि मैं लैब के अंदर मैं आपको इनकी कुछ चीज़ें या ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो ईमेल है बेसिकली वो इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जो कि आप एक इंटरनेट के ऊपर आए, आपका अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट के अंदर आप ये किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, वो एक वर्ड की सूरत में हो सकता है, वो किसी टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, अटैचमेंट की सूरत में हो सकता है, वो आप किसी को भी भेज सकते हैं। जो ईमेल है वो आप मल्टीपल यूजर्स को भी भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई ग्रुप आपने बनाया हुआ है, आपको ईमेल्स आपको इजाज़त देती है कि आप जो है मल्टीपल ग्रुप्स को आप एक ही ईमेल जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। जस्ट आपने उसमें जो एड्रेस बुक में आपने उसकी ऑप्शन सिलेक्ट की होगी और आपने एक ग्रुप अपना बनाया होगा। तो इसमें आपके पास कुछ चंद चीज़ें हैं ईमेल के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जो आपके पास फ्री ईमेल्स हैं वो आपको जैसे आपको फायरफॉक्स है या सॉरी आउटलुक है, वो आउटलुक क्या करता है, जो इससे पहले इसका नाम हॉटमेल था, वो 25 MBPS 25 MB तक का डेटा जो है वो आपको अटैचमेंट की आपको इजाज़त देता है, इससे ज़्यादा की इजाज़त वो आपको नहीं देता। तो बेसिकली ईमेल के साथ ईमेल जो जब ये इंटरनेट लॉन्च हुआ था तो उसके उसके बाद ही इसका जो डाटा था आपका तकरीबन 75% जो ट्रैफिक थी वो आपकी आ गई थी इंटरनेट के ऊपर। और आपके जो ट्रैफिक का जो जो जब इसको कैलकुलेट किया गया कि इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से यूजर जो हैं वो यूजर जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, तो जो 75% जब उसका डाटा एनालिसिस किया गया तो उसमें 75% जो डाटा था वो ईमेल का था। इंटरनेट के ऊपर यूजर जो थे वो इतने इजीली अपने जो कम्युनिकेशन थी वो इतनी आसान हो गई थी सिंस 1993 के तमाम यूजर जो ज़्यादातर काम जो करते थे वो ईमेल जो थे वो ईमेलिंग किया करते थे। ईमेल के अंदर होता क्या, आपके पास ईमेल में सबसे पहले आपके पास जाता है वो या एक आपका हेडर आता है कि आप जो है वो
आपके पास ईमेल किसने आई या ईमेल आपको किसने भेजनी है या आपने रिप्लाई उसका क्या करना है, कब भेजनी है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, साइज क्या होगा ईमेल का, ये चीजें आपके आती हैं। बॉडी में उसके पास उसका मैसेज होता है या कोई अटैचमेंट होती है जो फाइल आपने अटैच करनी होती है। लेकिन अटैचमेंट्स की भी मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि अटैचमेंट्स भी आपके पास लिमिटेड है। इसके अलावा आपके पास और काफ़ी सारे ऐप्स या वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप जो है वो अपना डाटा भेज सकते हैं। वहाँ पे भी आपके पास लिमिटेशंस आ जाती है जीबीज के अंदर, और जो ईमेल आपको अलाउ करता है ये एमबीज के ऑप्शन आपको अलाउ। ईमेल प्रोवाइडर्स आपके पास जो सबसे 3 टॉप वेब मेल प्रोवाइडर्स हैं आपके पास, वो याहू है, आउटलुक है और आपके पास जीमेल है। इसके अलावा आप लोग भी जो है वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो कि याहू या आउटलुक या जीमेल के अलावा क्या करेंगे, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास हमने अपना ईमेल सर्वर बनाया हुआ है जिसको हम इजीली यूज करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। तो आपके पास क्या होगा, जैसे उसकी एक्सटेंशन .gov होगी या .edu होगी, .mil होगी या .org होगी, या उसके ऊपर जो आपके पास ऑप्शन अभी कंट्री की ऐड होती है, जैसे हमारा जो ईमेल अकाउंट आता है वो बाय नेम होगा या बाय डिजिग्नेशन होता है हम .edu.pk के साथ, कि वो शो करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इसमें आपके पास सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी टूल्स। जो भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है, आपका जीमेल है या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनका आपके पास ईमेल अकाउंट है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास आती हैं, जैसे आपका कैलेंडर है, एड्रेस बुक होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग की ऑप्शन होती है जो कि आपके वर्किंग में काफ़ी कन्वीनियंस और प्रोडक्टिविटी का काम देती है। आप जो है वो कैलेंडर्स के अंदर अपने जो उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। एड्रेस बुक के अंदर जो है वो मल्टीपल आप जो है वो ईमेल्स डाल सकते हैं और उसको ग्रुप की सूरत जो है वो आप काम कर सकते हैं। कुछ इंस्टेंट मैसेजेस की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है कि जिसको आपने रिप्लाई करना होता है बाद में या डिटेल में, या आपने अपने कस्टमाइज्ड इंस्टेंट मैसेजेस आपने बनाए होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस टू वेब सर्विसेज, आजकल इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप के आप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं अपने सेल फोन्स के अंदर, तो गूगल सर्विसेज को यूज़ करने के लिए भी आपके पास जो है वो आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। या आप इसके कोई इंटरनेट के ऊपर शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो ईमेल होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे। ईमेल जो है वो आपके लिए मस्ट है ताकि आपकी तमाम जो डिटेल है वो इस ईमेल के ऊपर आ सके और आपकी जो कम्युनिकेशन है और आपको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके और आपको कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद जो है वो इजी मेल मैनेजमेंट की ऑप्शन आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर के साथ आती है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली जो है वो कोई ईमेल को आप पढ़ना नहीं चाहते या आपने देख लिया तो आप उसको बाद में पढ़ना चाहते हैं, वो आप क्या करते हैं कि आप उसको अनरीड की लिस्ट में डाल देते हैं। कोई चीज़ आप उसको लीस्ट इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं तो आप उसको बाद में उसकी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप उसको किसी ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। आप अपनी जो ईमेल्स हैं उसमें किसी काम के ऊपर आप उसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, जब आप उसको भेजते हैं तो क्या आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक ऑप्शन आपके पास आती है कि आप उसके एक आप उसको प्रायोरिटाइज का लेबल कर देते हैं, तो जो रिसीवर एंड पे आएगा तो उसको वो जब देख लेगा कि ये जो ईमेल है ये प्रायोरिटी के ऊपर है और इसका उसको जल्दी ऑप्शन चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर दिन में हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आ रही हैं तो आप उसके अंदर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ऑप्शन देता है कि आप
उस ईमेल को, स्पेसिफिक ईमेल को आप फाइंड कर सकते हैं। आप जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर। मल्टीपल फोल्डर्स आप बना सकते हैं अपनी ईमेल के अंदर। आप जो है वो कोई ईमेल आप भेजना चाहते हैं किसी ग्रुप का, मल्टीपल ऑफ ईमेल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स हैं, तो वो आपको आजकल ये सर्विस प्रोवाइडर जो ऑप्शंस हैं वो आपको अवेलेबल करके देता है। इसके अलावा कुछ मल्टीपल एड्स आते हैं आपके पास, तो इजीली जो आपका बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको ये ऑप्शन तो देता है कि वो आपके जो स्पैम ईमेल्स आती हैं वो आपकी जंक के फोल्डर में वो ऑटोमेटिकली चली जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो आ जाती हैं आपके इनबॉक्स के अंदर, तो आप उसको इजीली वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब अपना ईमेल बनाते हैं तो आप श्योर्ड होते हैं कि आपने जो ईमेल बनाया है उसके एक पासवर्ड है या उसकी अथेंटिकेशन है, टू वे अथेंटिकेशन है उस ईमेल को लॉगिन करने के लिए, या वन वे अथेंटिकेशन है, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना डाटा जो है, अपना पर्सनल डाटा आप जो है वो आ, उसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप श्योर्ड होते हैं कि आपका जो अकाउंट है ये आपका पर्सनल और प्राइवेट अकाउंट। इसके अलावा कम्युनिकेशन विद मल्टीपल ग्रुप्स, मैंने आपसे जिक्र किया कि आप एक ईमेल को जो है वो मल्टीपल पीपल को जो है वो आप भेज सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि बार बार जो है एक ही ईमेल आप सिंगल जो यूज़र होगा आप उसको भेजें। आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं और आप एट अ टाइम काफ़ी सारे लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ईमेल को व्हेन यू हैव इंटरनेट, आप अपने सेल फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने डेस्कटॉप के थ्रू, अपने घर से, ऑफिस से या कहीं और प्राइवेट जगह पे हैं और वहाँ पे आपके पास इंटरनेट मौजूद है, तो आप अपने ईमेल को करते हैं। ईमेल सेफ्टी, ईमेल यस, आप जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, आप जो है वन वे ऑथेंटिकेशन होगा, आप या आप टू वे ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिक्योर नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट वो सिक्योर नहीं होता। कोई भी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट कर सकता है। आपका हैकर जो है वो उसको हैक कर सकता है। इन केस, छोटी सी एग्जांपल, आपके पास आपके लैपटॉप के थ्रू आपने कोई लिंक जो था वो ओपन किया था ऑन इंटरनेट, और उसका काम क्या था कि वो ईव्सड्रॉपिंग, उसने उसने उसका काम है कि उसने ईव्सड्रॉपिंग करनी है, आपकी इंफॉर्मेशन को सुनना है। या कोई और ऑप्शन था जो आपके पास आया था, हैकर ने भेजा था, आपने क्या किया कि आपने उस लिंक को ओपन किया ऑन इंटरनेट और वो आपके पास मौजूद है, तो जो भी आपका डाटा था वो आपकी कंप्यूटर की कॉपी बन जाती है उसके पास, और वो आपके पास जो है आपका डाटा जो था वो सेव नहीं रहता। तो बेसिकली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट नंबर, जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, CNIC है, या आपकी और कोई पासवर्ड्स हैं, किसी आपके बैंक अकाउंट्स का पासवर्ड है, उसका यूजर नेम है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, पिन कोड्स हैं, वो आप जो है वो आप ईमेल के थ्रू नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि वो इजीली हैक हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है कुछ अनवांटेड ईमेल्स आती हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो बेसिक तरीका तो ये है कि उसमें आपके पास काफ़ी वो अट्रैक्टिव ईमेल्स होंगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें और उसको डिलीट करें। यस, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पहले तो ये ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब चूंकि ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल जो है कुछ अनवांटेड वो उसको जंक फोल्डर में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर वो आए इनबॉक्स के अंदर तो आप उसको अवॉइड करें। कुछ ईमेल्स आपके पास आएंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकती है, वो किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हो सकती है, वो किसी बैंक की तरफ से हो सकती है, वो किसी बड़े लॉटरी की तरफ से हो सकती है कि जी आप जो हैं वो हम आप अपने आप को बड़ा ट्रस्टेड शो करेंगे,
लेकिन वो बेसिकली अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज़ उसको मत क्लिक करें और उसको मत ओपन करें, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन मत करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके पास वो ऐसे लिंक्स उन्होंने बनाए होते हैं कि आपका जो डाटा है वो इजीली वो हैक कर सकें। उसके बाद आपके पास ईमेल्स में वायरसेस आते हैं, मेलवेयर आते हैं, और आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो सिस्टम होता है या आपका सेल फोन है वो उसमें वायरस आ जाता है और आपका जो डाटा है वो करप्ट कर सकते हैं या उसको वो सकते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप कि मैंने आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एज और ईमेल की कुछ चीज़ें बयान कर दी होंगी और आपको समझ आ गई होंगी। इन केस जो है वो आप अपने क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लें, और जब हमारा लाइव सेशन हो तो मैं आपको उसमें ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू क्लास।